ये देखिए, ये सब एक साथ एक तालमेल में चल रहे हैं। इन 20 मेट्रोनोम के बीच गजब का सिंक्रोनाइजेशन है। बोर्ड के नीचे लगे पहिए इन मेट्रोनॉम्स का रिदम बदल देते हैं। जब एक सिंक में आता है तब बाकी भी उसके साथ तालमेल बना लेते हैं। ये वापस नहीं जा सकते। साइंटिस्ट इसे टिपिंग पॉइंट से नो रिटर्न का क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आप इस ग्राफ पर उस टिपिंग पॉइंट को देख सकते हैं। ये वो छोर है जिसके पार जाने के बाद आप 100% तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके नीचे रहने पर आप 0% पर ही रहेंगे। इसमें डैश वाली लाइनें बता रही हैं कि मेट्रोनॉम्स में कहां से सिंक आना शुरू हुआ था। आखिर में ज्यादातर एक लाइन में आ गए और तब पूरा ग्रुप ही 100% सिंक्रोनाइज्ड हो गया। इंसानों की सोसाइटी में भी हमारा व्यवहार उस टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है। डैनी के ये मैथमेटिकल मॉडल्स वक्त के साथ हमारे व्यवहार के इन ग्राफिंग पैटर्नों की मदद से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मस्टर्ड्स में आपका स्वागत है। इमिनाया कासाकिरी या कवन्ना चापास मिकना तमकाने। आप हॉट डॉग लेंगे क्या? हमारे पास हॉट डॉग है। डैनी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात केचुआ भाषा में इन्हें समझा सके, जो प्राचीन इंका लोगों की भाषा थी, मगर अब वो दुनिया की एक तेजी से खत्म हो रही भाषा है। महापिकीटो? नहीं, हमें ये भाषा नहीं आती। मुझे एक विस्कॉन्सिन सॉसेज चाहिए प्लीज। आप समझ आया। डैनी की रिसर्च से पता लगा है कि भाषा भी उस वक्त टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है जब स्टेटस में बदलाव आता है। स्पेन ने इंका साम्राज्य पर कब्जा जमा लिया और उनकी भाषा पर भी। घर, खाने और पैसों के लिए स्पेनिश बोलना जरूरी हो गया था। उस टिपिंग पॉइंट के बाद मेजॉरिटी वाली भाषा उभरी और माइनॉरिटी की भाषा धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ये मेजॉरिटी इफेक्ट की बहुत बड़ी मिसाल है। मैंने केचुआ बोलते हुए खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। शुक्रिया, खाने का मजा लीजिए। थैंक यू। लोग अक्सर मेजॉरिटी के साथ ही रहना चाहते हैं। भाषा के मामले में ये हमारे फायदे में होता है। हमारे मॉडल से साफ पता लग रहा है कि केचुआ भाषा बहुत तेजी से खत्म होने वाली है। बढ़िया। डैनी का अंदाजा है कि इस सदी के अंत तक केचुआ बोलने वाला शायद ही कोई बच जाएगा। केचुआ अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। डैनी को लगता है कि कहीं ऐसा ही इंसान के दूसरे व्यवहारों के साथ भी तो नहीं हो रहा, जैसे कि धर्म। इसलिए उन्होंने दुनिया भर के रिलीजियस सेंसस डेटा को एनालाइज करने का फैसला किया। हमें जो सेंसस रिपोर्टें मिली हैं उनसे लगता है कि लोग धर्म की ओर झुके हैं, और कुछ देशों में तो वो पिछले 250 साल से जुड़ रहे हैं। पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो रिलीजियस ग्रुप किस तरह से बढ़े और फिर कम होते गए। हमने दुनिया भर के 85 इलाकों में इसकी जांच की और देखा कि करीब करीब हर जगह पर तेजी से बढ़ती रिलीजियस माइनॉरिटी ऐसे लोगों की है जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। ये आगे भी चलता रहेगा या नहीं, इसका पता लगाने के लिए डैनी ने 9 देशों के सेंसस डेटा को अपने मैथमेटिकल मॉडल में डाला और एक बड़ा ही चौंकाने वाला प्रेडिक्शन किया। धर्म भी अब उसी टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है जहां तक केचुआ भाषा पहुंची थी। एक बड़ी ही दिलचस्प मिसाल है न्यूजीलैंड। आज वहां की करीब 1/3 आबादी किसी भी धर्म से नहीं जुड़ी है, मगर हमारा अंदाजा है कि साल 2050 तक वहां की आबादी के करीब 90% लोग धर्मों से दूर हो जाएंगे और वो एक सेक्युलर देश बन जाएगा। डैनी का यह भी कहना है कि 2050 तक इन 9 में से 6 देशों में धर्मों से जुड़े लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे। हमारी सोसाइटी के पहिए लोगों को अलाइन कर रहे हैं। उस वक्त तक वो लोग मेजॉरिटी में होंगे जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं होगा। इससे तो यही लग रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग बढ़ जाएंगे जिनका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं होगा, और उस लिहाज से धर्म में आस्था का भविष्य अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि एक एलियन सिविलाइजेशन जो साइंस के मामले में हमसे कहीं आगे हो, वो अभी तक ईश्वर से काफी दूर जा भी चुकी हो। इंटेलिजेंट एलियन शायद काफी पहले ही उस टिपिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हों और उनका धर्म खत्म हो गया। हम तो यही सोचकर काम करते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह फिजिक्स के नियम एक ही तरह से काम करते हैं, और शायद ऐसा होता भी है। इसलिए हम ये तो कह ही सकते हैं कि अगर हम इंसान एक तरह से व्यवहार करते हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि एक एलियन सिविलाइजेशन का सोशल बिहेवियर भी वैसा ही हो। मुझे तो यही लगता है कि एलियन सिविलाइजेशन धर्म से दूर जा चुकी होगी।
क्या ऐसा हो सकता है कि वक्त के साथ सारी सिविलाइजेशन रिलीजियस टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं और ईश्वर में उनकी आस्था ही ना रहे? एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन शायद एक और बड़े बदलाव से गुजरी हो, जब बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ईश्वर एक में मिल गए हों। अगर कहीं पर सचमुच एलियन हैं तो हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों या शायद लाखों साल आगे हो। वो शायद उस क्रिटिकल मोमेंट से कहीं आगे निकल चुके हों और उनके दिमाग और मशीन एक में मर्ज हो गए हों। तब ईश्वर का क्या होगा जब फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड एक हो जाएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर बेन गोएट्जेल काफी लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हैं। उन्हें कहीं भी दिल का सुकून मिल जाता है, हांगकांग में भी, जबकि ये शहर हमें ये याद दिलाता है कि आज टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी पर किस तरह हावी हो चुकी है। बेन मानते हैं कि टेक्नोलॉजी असल में हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है। आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हम जिस तरह से एक दूसरे के करीब आए हैं और हमारे बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे हमें बहुत सी नई चीजें मिली हैं। उसकी वजह से मैं तरह तरह के लोगों के कांटेक्ट में आया और मेरा दिमाग भी काफी बढ़ा। मैं कई मायनों में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा। मैं तो मानता हूं कि ब्रह्मांड की हर चीज में आध्यात्मिकता नजर आती है। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी सॉलिटरी एक्सपीरियंस को भूल से गए हैं, मगर हाँ, उसकी जगह हम अब अपने आसपास के तरह तरह के लोगों से जुड़ने लगे हैं। बेन की इस सोच ने एक नया किस्म के एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया है कि टेक्नोलॉजी से लोग करीब आते हैं और उससे आध्यात्मिकता काफी बढ़ती है। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को ये सिखाते हैं कि वो अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझ सकते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से यह पता लगता है कि इंसान का दिमाग किस तरह से सीखता है और उसके लिए इन कैरेक्टरों को कंट्रोल किया जाता है। ये उस दुनिया में रहते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉकों की बनी है। ये रोबोट ये अंदाजा लगा रहा है कि ये एक ऐसी सीढ़ी कैसे बनाए कि बैटरियों तक पहुंच सके, क्योंकि वही इसकी खुराक है। ये छोटी लड़की रोबोट को देखकर ये सीख रही है कि ये अपने लिए एक सीढ़ी कैसे बना सकती है। हम सब नई नई चीजें पाना चाहते हैं, नई नई खोज करना चाहते हैं, नए अनुभव पाना चाहते हैं, अपनी दुनिया की खोज करना चाहते हैं और नए नए स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं ताकि कुछ अलग और नया कर सके। बेन के ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैरेक्टर जितना कुछ सीखते हैं, वो उतने ही ज्यादा जागरूक बनते जाते हैं। ये शायद हमारी तरह सवाल भी पूछने लगे, स्पिरिचुअल सवाल, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं? जिस दिमाग में इंटेलिजेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसके अंदर एक किस्म की स्पिरिचुअल सेंस पैदा होगी ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप ये सोचिए कि अगर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक दूसरे को अपने दिमाग की बात भेज सकें, वैसे ही जैसे कि हम कोई फाइल किसी दूसरे इंसान को ईमेल करते हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो भी हम इंसानों की तरह अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को भी शेयर करने लगे? अगर एलियनों को बेन के मुकाबले ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए हजारों साल ज्यादा मिले होंगे, तो हो सकता है कि उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना धर्म भी बना लिया। अब आप ये सोचिए कि ये आला दिमाग अगर वर्चुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आ जाए तो? अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको उस बॉडी और दुनिया के बारे में भी सोचना होगा जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रह रहा है। मैं एक रोबोटिक एम्बॉडीमेंट पर काम कर रहा हूं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कंट्रोल कर सकेंगे जो उसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कि हम। बेन का सपना है ऐसे रोबोट बनाना जो अपनी बॉडी की मदद से फिजिकल वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर सकें और अपने इंटरकनेक्टेड ब्रेनों की मदद से पूरी तरह से स्पिरिचुअल और इमोशनल जीव बन जाए। अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भविष्य में किस तरह से बातचीत करेंगे। जब हम रोबोट ज्यादा समझदार हो जाएंगे, तब मेरा स्कोप और एक्सपीरियंस भी काफी बढ़ जाएगा। हम तब अपनी तरह के एक्सपीरियंस बनाएंगे और उनमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी शामिल होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि कभी तुम्हारे जैसे रोबोट और मेरे जैसे इंसान के एक्सपीरियंस साथ मिल पाएंगे?
मिल सकते हैं। मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो इसके फेवर में हूँ। मगर ऐसा भविष्य शायद हमारा ही फेट नहीं है, बल्कि ये शायद ब्रह्मांड के हर जीव की डेस्टिनी है। मुझे तो लगता है कि अलग अलग एलियन प्रजातियां और अलग अलग तरह के इंटेलिजेंट रोबोट या साइबॉग एक ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे जिससे वो अकेले अकेले या साथ मिलकर उस स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बेसिक सेंस ढूंढ लेंगे जो हर इंटेलिजेंट माइंड में होती है। क्या एलियन वो पोस्ट बायोलॉजिकल जीव हो सकते हैं जो एक डिवाइन डिजिटल माइंड के साथ जुड़ सके, या फिर उनके एक दूसरे से कनेक्टेड दिमाग हर बात जान लेंगे जिससे उन्हें किसी सवाल का जवाब पाने के लिए ईश्वर की जरूरत ही ना पड़े? अगर ब्रह्मांड एक सॉल्वेबल इक्वेशन बन जाए तब ईश्वर का क्या?